Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So we will do the recurrent miscarriage from the RCOG guideline. First of all, we will do the key recommendation. Then we will start the topic. सबसे पहले आप definition देखें. Recurrent miscarriage is defined as 3 or the more first trimester losses. However, clinicians should use the discretion to evaluate after the 2 first trimester losses if there is the suspicious that are pathological rather than the sporadic. ठीक है, तो मिसकैरेज बेसिकली आपके 2 टाइप्स के होते हैं. एक 2 स्पॉर्डिक होते हैं जो एज डिपेंडेंट होते हैं, और एक होते हैं जो आपके रिकरेंट होते हैं जिनकी कोई ना कोई रीज़न होती है, पैथोलॉजिकली कोई ना कोई डिजीज़ होती है, कोई ना कोई काज होता है जिसकी वजह से होते हैं. ठीक है, रिकरेंट मिसकैरेज आप तब कहते हैं जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लॉसेस हों, 3 हों या 3 से ज़्यादा हों, तब आप उसे रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर आपने उसको एवेल्यूएट करना है. ठीक है, ओके. सेकंड आप देखें थ्रोम्बोफिलिया टेस्टिंग. ऑफर्ड द टेस्टिंग फॉर द एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया, ल्यूपस एंटीकोगुलेंट एंड द एंटी कार्डियोलेपिन एंटीबॉडीज़ बिफोर द प्रेगनेंसी. जिन पेशेंट्स में रिकरेंट मिसकैरेज की हिस्ट्री है ना, उनमें आप काज को रूल आउट करने के लिए आप एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया टेस्टिंग करवाएं. ठीक है, पर वो आपने प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करवानी, उनको प्रेगनेंसी से पहले करवानी है. कौन कौन सी थ्रोम्बोफिलिया की टेस्टिंग आप करवाएंगे? आप फैक्टर 5 लेडिन, प्रोटीन CS is not generally recommended for the first trimester losses but may be considered for the second trimester losses. अगर किसी पेशेंट को फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस है ना, तो उनमें फिर आपने फैक्टर 5, प्रोटीन CS ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं रिकमेंड. अगर उसको सेकंड ट्राइमेस्टर लॉसेस की हिस्ट्री है ना, तो उसमें आपने फैक्टर 5 और प्रोटीन CS करवाना है. ठीक है, अब देखिए इनमें से ईच लाइन एक BCQ है. कभी कभी ये रिकरेंट मिसकैरेज की डेफिनेशन सबसे पूछ लेते हैं, कभी कभी वो ऑप्शन में आपको देते हैं कि थ्रोम्बोफिलिया की आप टेस्टिंग कब करवाते हैं. ठीक है, तो हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते. इस वजह से मैंने इसको पूरा गाइडलाइन को कंपाइल करके रखा है ताकि ये लेक्चर सुनने के बाद आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि खुद से पढ़ने की गाइडलाइन. आप ये लेक्चर सुनेंगे, यही इनफ है. इसके बाद आप रिकरेंट मिसकैरेज के कहीं से भी BCQs करेंगे तो आपसे हो जाएंगे. Okay, cytogenic and the karyotyping pregnancy tissue from the third losses onward and any second trimester loss should undergo the cytogenic analysis. Parental blood karyotyping is only recommended if the pregnancy tissue shows an unbalanced structural abnormality. ठीक है, तो साइटोजेनिक कैरोटाइपिंग आपने कब करनी है? जब किसी पेशेंट को रिकरेंट मिसकैरेज हुए हैं. इट मीन्स कि उसको 3 प्रेगनेंसी लॉस हो चुके हैं या कोई एक उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस हुआ है. ठीक है, तो उसमें फिर आपने उसकी जो प्रेगनेंसी टिश्यूज़ हैं उसको हिस्टोपैथो के लिए भेजना है. अगर उसमें कोई स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ आती है ना, तो फिर आपने पेरेंटल ब्लड कैरोटाइपिंग करनी है. ठीक है, ये अगेन एक BCQ है कि क्योंकि बार बार पूछते हैं कि पेरेंटल ब्लड कैरोटाइपिंग आपने कब करनी है. तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप भेजेंगे उसकी हिस्टोपैथो. ठीक है, जब आपने उसका प्रेगनेंसी टिश्यू भेजा, अगर उसमें स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी आई तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में आपने पेरेंटल ब्लड कैरोटाइपिंग करनी है. ठीक है, ओके. एनाटॉमिकल एंड एंडोक्राइन फैक्टर असेस फॉर द कंजेनाइटल यूट्राइन एनॉमलीज. इट इज़ अगेन कॉज ऑफ दी रिकरेंट मिसकैरेज. ठीक है, तो उसको भी आपने असेस करना है. उसके लिए आप कैसे असेस करेंगे? आपने 3D ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड करना है, ये भी BCQ है. ठीक है, और आपने बाकी कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है? थायराइड फंक्शन टेस्ट करनी है क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ द काज ऑफ द रिकरेंट मिसकैरेज. TSH और आपने थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज़ करनी है. ओके, वेट भी एक काज है. अगर पेशेंट अंडर वेट है ना, सो दैट हैज़ द इंक्रीज रिस्क ऑफ द रिकरेंट मिसकैरेज. तो BMI कितना मेंटेन रखना है? 19 to 25 तक. स्मोकिंग सेसेशन, लिमिटिंग अल्कोहल, रिस्ट्रिक्टिंग कैफीन कितना ले सकती है? ये भी अगेन एक BCQ है. 200 मिलीग्राम पर डे तक ले सकती है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकती. ओके, ट्रीटमेंट ऑप्शन. अगर आपका डायग्नोस हो जाता है कि इसको एप्ला है,
या हिस्ट्री बेस आप डायग्नोस करते हैं या आपने इसका लेबोरेटरी बेस उसको डायग्नोस कर दिया कि इसको एप्ला है, तो फिर आपने करना क्या है, आपने जैसे ही उसकी पीटी पॉजिटिव होती है ना, तो फिर आपने एप्रिन और एस्प्रिन स्टार्ट कर देनी है अंटिल 34 वीक तक। अच्छा, अब जो नाइस गाइडलाइन कहती है कि आपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी इसको देनी है, ठीक है। तो अब देखना एग्जाम में किस तरह के आपके पास ऑप्शन है, तो फिर आपने वही सिलेक्ट करना है। ओके, प्रोजेस्टेरोन आपने कब देनी है, पेशेंट हु हैव द रिकरेंट मिसकैरेज हु एक्सपीरियंस द ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी, जिनको पहले हिस्ट्री थी रिकरेंट मिसकैरेज की। आप अगर देखें कि हमारी हॉस्पिटल्स में, हमारे वार्ड्स में भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको प्रीवियस हिस्ट्री होती है मिसकैरेज की और फिर आपके पास आते हैं ब्लीडिंग के साथ, तो उनमें आपने करना क्या है, आपने उसको स्टार्ट कर देनी है माइक्रो आयोनाइज्ड वेजाइनल प्रोजेस्टेरोन। कैसे आप देंगे, ट्वाइस डेली देंगे अंटिल 16 वीक्स तक, ठीक है। ओके, so uterine septum is also cause the recurrent miscarriage. Resection may be considered ideally within a research or ordered context. तो रिसेक्शन से कुछ रिसर्च में देखा गया है कि रिसेक्शन के बाद रिकरेंट मिसकैरेज का रिस्क कम हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपके पास रिसेक्शन का ऑप्शन आता है कि इट डिक्रीज द रिस्क ऑफ द रिकरेंट मिसकैरेज, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी आउटलाइन की रिकमेंडेशन। अब हम गाइडलाइन शुरू करते हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड एपिडेमियोलॉजी। डेफिनेशन, मिसकैरेज इज अ स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस रीच इट्स वायबिलिटी। वायबिलिटी की एज क्या है, 24 वीक। 24 वीक से पहले अगर प्रेगनेंसी लॉस होता है तो उससे आप रिकरेंट मिसकैरेज कहेंगे, ठीक है। और अगर 24 वीक के बाद है तो फिर उसे आप APH कहेंगे। अच्छा, अब इंसिडेंस इंपॉर्टेंट है, बार बार BCQ आते हैं इंसिडेंस से। स्पॉर्डिक मिसकैरेज ऑफन ड्यू टू द रैंडम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। ये भी एक BCQ है कि स्पॉर्डिक मिसकैरेज का काज क्या है। एक मिसकैरेज हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है, तो उसे हम स्पॉर्डिक मिसकैरेज कहते हैं, ठीक है, या 2 हो गए। तो उसका मोस्ट कॉमन जो काज है ना, वो है क्रोमोसोमल एनोमलीज। अच्छा, इसका इंसिडेंस कितना है, 10 to 15%, 50% वुमेन्स में होता है, ठीक है। रिकरेंट मिसकैरेज अफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द वुमेन। अगेन ये इंसिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रोग्नोसिस पे आप आ जाएं। द नंबर ऑफ द प्रीवियस मिसकैरेज एंड द मैटरनल एज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ द फ्यूचर प्रेगनेंसी। अगर प्रीवियस किसी पेशेंट्स में मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो अगेन उसका नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिस्क इंक्रीज हो जाता है। मैटरनल एज इज़ आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर दी मिसकैरेज। अगर किसी की एज 40 या 40 से ज़्यादा है तो उनमें रिस्क इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी लॉस का। अच्छा, एक यहाँ पे एक और अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि अगर किसी पेशेंट का पहले प्रीवियस लाइफ बर्थ है, उसके बाद उसको मिसकैरेज हुआ है ना, तो उससे उसका रिस्क इंक्रीज इतना नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जिसका पहले कोई लाइफ बर्थ नहीं है और उसको स्टार्टिंग में ही मिसकैरेज हुए हैं, ठीक है। तो उनमें रिस्क ज़्यादा होता है कि अब इनको फ्यूचर प्रेगनेंसी में भी रिस्क इंक्रीज होगा मिसकैरेज का। तो रिकरेंट मिसकैरेज की आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि 3 या 3 मोर देन द 3 प्रेगनेंसी लॉसेस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो आप उसे कहते हैं रिकरेंट मिसकैरेज, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रिस्क फैक्टर पे। तो एडवांस मैटरनल एज, एडवांस पैटर्नल एज, ठीक है, ये सारे जो रिस्क फैक्टर है ना, ये भी BCQ हैं। वो पूछते हैं कि आपसे कि रिकरेंट मिसकैरेज का इनमें से कौन सा काज नहीं है, तो आपको काज मालूम होंगे तभी आप बता पाएंगे ना कि कौन सा नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी लॉसेस, BMI, लाइफ स्टाइल, ऑल दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर दी प्रेगनेंसी लॉसेस, रिकरेंट मिसकैरेज। अच्छा, मैटरनल एज कितनी हो जाए, सिग्निफिकेंट इंक्रीज द रिस्क। एग्जाम्पल 30% मिसकैरेज का रिस्क होता है अगर पेशेंट की एज है 20 to 24, ठीक है, ये BCQ है। और अगर पेशेंट की एज 40 या 40 से अबव है तो उसमें 51% होता है, दैट इज़ टू मच हाई। पैटर्नल एज इज आल्सो इंक्रीज द रिस्क, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर नहीं है
एज कम्पेयर टू द मैटरनल एज। नंबर ऑफ द प्रीवियस प्रेगनेंसी लॉसेस, रिस्क ऑफ द सब्सिक्वेंट लॉस इंक्रीज विद ईच कॉन्सिक्यूटिव प्रेगनेंसी। इट मीन्स कि अगर एक प्रेगनेंसी लॉस आपका हुआ है तो उसके बाद अगर 13% है, तो अगर 2 प्रेगनेंसी लॉस हुए हैं तो उसके बाद आपका 26% होगा। ठीक है, तो इस तरह से ईच प्रेगनेंसी लॉस के साथ आपका मिसकैरेज का रिस्क बढ़ता जाता है। अगर पेशेंट कैफीन यूज़ कर रही है, स्मोकर है, एक्सेसिव अल्कोहल ले रही है, सो दीज आर ऑल कन्फर्म्ड रिस्क फैक्टर। ओके, और अगर उसका BMI कम है या ज़्यादा है, दोनों इंक्रीज़ करते हैं रिस्क फैक्टर को। इट मीन्स कि आपका लो BMI या आपके ओबेसिटी दोनों इंक्रीज़ करेंगे रिकरेंट मिसकैरेज का रिस्क। ठीक है, तो आपने ये टेबल अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से इसके रिस्क फैक्टर हैं। ओके, अब आप आ जाएं काजेस पे। अब एक एक काजेस को ना इन्होंने अच्छे से आगे से डिफाइन किया है और इनमें से ईच लाइन BCQ है आपका। अच्छा, थ्रोम्बोफिलिया में आ जाएं, एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया, उसमें आपके आ जाते हैं एप्ला। ठीक है, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया। इट इज़ डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एंटी-फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज, ल्यूपस एंटीकोगुलेंट एंटीबॉडीज, एंटी-कार्डियोलिपिड एंटीबॉडीज एंड एंटी-बीटा-2 ग्लाइकोप्रोटीन, ये सारी इसके एंटीबॉडीज हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, रिकरेंट मिसकैरेज का रिस्क ये इंक्रीज़ करता है, पर्टिकुलरली आफ्टर 10 वीक्स। आफ्टर 10 वीक्स के बाद अगर पेशेंट आपको हिस्ट्री दे रही है कि मुझे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हुए हैं, तो उसमें मोस्ट कॉमन जो काज होती है ना उसकी आपकी वो एप्ला होती है। और एक तो ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस करवाता है, दूसरा प्रीटर्म बर्थ करवाता है। ठीक है, अच्छा, इनमें से भी अगर आपसे पूछे ना कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन किसकी है, ये 4 एंटीबॉडीज़ मैंने आपको बताई। ठीक है, इनमें से भी अगर पूछे ना कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रिकरेंट मिसकैरेज के साथ किसकी है, वो ल्यूपस एंटीकोगुलेंट की है। ओके, दैट इज़ अगेन अ BCQ। अब इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियाज पे आप आ जाएं। इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया दैट इंक्लूडिंग द फैक्टर 5, प्रोटीन C, S, प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन, इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं है रिकरेंट मिसकैरेज के साथ। अगर आप फैक्टर 5 को देखें तो वो लिंक्ड करता है सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉसेस के साथ। ओके, okay, so we will discuss the thrombophilias. Now we will do the genetic factor that are including in the recurrent miscarriage. तो आप देखेंगे कि पेरेंटल क्रोमोसोमल कौन से फैक्टर्स हैं और फीटल क्रोमोसोमल एनॉमलीज कौन सी हैं जो रिकरेंट मिसकैरेज का रिस्क इंक्रीज करती हैं। ठीक है, about 2.2 to 5.7 of the couple with the recurrent miscarriage, one parent have the balanced structural anomalies, most commonly a translocation, balanced translocation that increase the risk of the recurrent miscarriage। और ये अगेन एक BCQ है कि आपसे पूछते हैं कि पेरेंटल में कौन सी क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से रिकरेंट मिसकैरेज का रिस्क इंक्रीज होता है। दैट इज़ द बैलेंस्ड स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एनॉमली, या आप कहेंगे बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन। While the risk of the further miscarriage around 49% and the chance of the eventually having the healthy child is about 83%। ठीक है, तो अगर किसी पेरेंट्स में बैलेंस ट्रांसलोकेशन है तो उसको फर्दर मिसकैरेज का रिस्क कितना होगा, 49%। ठीक है, और इन्हीं पेशेंट्स में अगर आप देखें कि हेल्दी चाइल्ड का कितना हो सकता है इंसिडेंस, दैट इज़ दी 83% हेल्दी चाइल्ड हो सकता है विदाउट ट्रीटमेंट। अगर आप सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग भी करें ना, 80% चांसेस हैं कि उसको हेल्दी चाइल्ड हो सकता है फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट इज द फीटल क्रोमोसोमल एनॉमलीज। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द बोथ स्पॉर्डिक एज वेल एज द रिकरेंट मिसकैरेज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्पॉर्डिक मिसकैरेज का जो रिस्क है, जो उसका काज है, वो है फीटल क्रोमोसोमल एनॉमलीज। ठीक है, अब आप यहाँ पे याद रखें कि फीटल है, ये ना हो कि आप पेरेंटल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट स्पॉर्डिक में करके आ जाएं। Fetal chromosomal anomalies is the cause of the sporadic as well as the recurrent miscarriage। और ये कितना परसेंट करवाता है, 50% केसेस में ये काज होता है।
अब इसको फर्दर डिवाइड किया गया है कि कौन सी फीटल क्रोमोसोमल एनॉमलीज मोस्ट कॉमन है जो रिकरेंट मिसकैरेज करवाती हैं, दैट इज़ दी ट्राइसोमी। कितना इंसिडेंस है इसका ट्राइसोमी का? 51.9% काज है ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली एबनॉर्मलिटी, फॉलोड बाय उसके बाद फिर पॉलीप्लाइडी देन मोनोसोमी। अगेन ये BCQ है कि फीटल क्रोमोसोमल एनॉमलीज का आपसे पूछते हैं कि कौन सी मोस्ट कॉमन एनॉमली है, दैट इज़ द ट्राइसोमी। अगर ट्राइसोमी आपके पास ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप पॉलीप्लाइडी करेंगे, अगर वो भी नहीं है तो फिर आपने मोनोसोमी करनी है। ठीक है, अच्छा एक और अगर किसी का प्रीवियस प्रेगनेंसी लॉस जो हुआ है ना वो यूप्लॉइड है, ठीक है, मतलब उसकी क्रोमोसोमल अरेंजमेंट एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसमें भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर किसी का एबनॉर्मल लॉस है ना, तो उससे ज़्यादा उन पेशेंट्स में रिस्क ज़्यादा होता है जिनका प्रीवियस जो प्रेगनेंसी लॉस हुआ था वो यूप्लॉइड था। ठीक है, ओके, सो नाउ वी विल डू दी एनाटॉमिकल फैक्टर। कौन से एनाटॉमिकल फैक्टर हैं? ये अगेन BCQ है आपका। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ईच लाइन इसकी BCQ है, इस वजह से मैं इसको इतना शॉर्ट भी नहीं कर पा रही, और अगर मैं इसको शॉर्ट करके बना भी देती ना प्रेजेंटेशन तो फिर आपको दोबारा गाइडलाइन करनी पड़ती। अब इसका ये फ़ायदा होगा आपको कि ये लेक्चर सुनने के बाद अगर आपने अच्छे से सुना है और आपने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, अपने नोट्स बना दिए हैं, और ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो फिर आपको गाइडलाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये लेक्चर सुनने के बाद आप कहीं से भी BCQ उठा के रिकरेंट मिसकैरेज के करेंगे तो आपसे हो जाएंगे। ओके, anatomical factor congenital uterine anomalies, structural issues present from the birth can impact the pregnancy maintenance। अच्छा, अब anatomical factor कौन से फैक्ट करते हैं प्रेगनेंसी लॉसेस पे? दैट इज़ द सेप्टेट एंड द बाइकॉर्निएट, दोनों की स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। ठीक है, आर्केड यूट्रस का कोई रोल नहीं है टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ दी रिकरेंट मिसकैरेज या लाइफ बर्थ पे कोई इसकी एम्प्लीफिकेशन नहीं है, इसको आप छोड़ दें। बाकी सेप्टेड और बाइकॉर्निएट यूट्रस दोनों इंक्रीज करते हैं रिस्क ऑफ दी मिसकैरेज। ठीक है, ओके, एक्वायर्ड यूट्राइन एनॉमलीज में आपके फाइब्रॉइड्स आ जाते हैं, इंट्रा यूट्राइन एडिशंस आ जाती हैं, एशरमैन सिंड्रोम, ये भी इंक्रीज़ करते हैं रिस्क ऑफ मिसकैरेज। क्यों करते हैं? क्योंकि आप देखें कि फाइब्रॉइड अगर कैविटी के अंदर है, ठीक है, और इंट्रा यूट्राइन एडिशंस वो भी कैविटी के अंदर है, तो यूट्राइन कैविटी क्या होगी? डिस्टॉर्टेड होगी, दैट्स लीड टू द मिसकैरेज काजिंग द इन्फ्लेमेशन डिस्ट्रप्शंस दैट द वस्कुलर सप्लाई टू द डेवलपिंग प्लेसेंटा, दैट्स व्हाई इट काजिंग द मिसकैरेज। ठीक है, ये यूट्राइन कैविटी को डिस्टॉर्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करवाते हैं, और ब्लड सप्लाई जब डिस्टर्ब होता है प्लेसेंटा के ज़रिए ब्लड सप्लाई जब बच्चे को सही से नहीं जाएगा तो फिर मिसकैरेज होगा। ओके, समरी ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। मैटरनल एज, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द मिसकैरेज शार्पली आफ्टर द 35 ईयर। ठीक है, 35 ईयर के बाद मिसकैरेज का रेट कितना हो जाता है? 25%, और 90% हो जाता है मिसकैरेज का रेट अगर पेशेंट की एज 45 से ज़्यादा हो चुकी है तो। प्रीवियस प्रेगनेंसी लॉस इज इंक्रीज द रिस्क ऑफ द सब्सिक्वेंट मिसकैरेज। ओबेसिटी, अगर पेशेंट का BMI 30 से ज़्यादा है या 19 से कम है तो ये भी एक काज है मिसकैरेज का। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, अगर कोई पेशेंट अल्कोहल यूज़ कर रही है ओवर द 10 यूनिट्स, दैट आल्सो एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ द मिसकैरेज। हाई कैफीन इंटेक हैव द सम एसोसिएशन विद द स्पॉर्डिक लॉसेस। ओके,
अब आ जाते हैं सर्वाइकल इंटीग्रिटी, सर्वाइकल इनसफिशिएंसी। इस पे पेशेंट आपको क्या हिस्ट्री देगी? पेनलेस सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज की हिस्ट्री आपको देगी। ये अगेन एक बीसीक्यू है कि पेशेंट आई है आपके पास पेनलेस सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज के साथ और आपसे काज पूछ रहे हैं, तो उसमें आपने सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी या सर्वाइकल इनसफिशिएंसी करना है। ठीक है, अच्छा, ये सर्वाइकल इंटीग्रिटी या सर्वाइकल इनसफिशिएंसी होती कब है? उन पेशेंट्स में ज़्यादातर होती है जिनमें प्रीवियस सर्वाइकल कोन बायोप्सी या प्रीवियस उनकी सर्वाइकल कोई सर्जरी लीड्स वगैरह हो चुका हो, उनमें होती है। ठीक है, आपको पता कैसे होगा? आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको शॉर्ट सर्विक्स मिलेगी। नॉर्मली जो सर्वाइकल लेंथ होती है ना, वो 3 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, और अगर 2.5 से आपको कम मिलती है ना, तो वो सर्वाइकल इनसफिशिएंसी या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी में आता है। उसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एंडोक्राइन डिसफैक्टर कौन से हैं जो प्रेगनेंसी लॉस करवाएं? अगर किसी पेशेंट को, अगर वो आपको दे रहे हैं कि पेशेंट को डायबिटिक है, थायराइड है, बट वो मेडिसिन पे है और वेल कंट्रोल्ड है, तो ये एक रिस्क फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि गाइडलाइन में क्लियरली मेंशन है कि अगर वेल कंट्रोल डायबिटिक और थायराइड है, दैट इज़ द नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द रिकरेंट मिसकैरेज। ठीक है, बट अगर किसी पेशेंट का उसको डायबिटिक है, आपने HbA1c करवाया, वो हाई है, तो इनमें रिस्क ज़्यादा होता है। या आपको थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, दैट आल्सो द इंक्रीज द रिस्क ऑफ द रिकरेंट मिसकैरेज। PCOS also increase the risk of the miscarriage, likely due to the insulin resistance and hyperandrogenemia rather than the PCOS morphology itself। मतलब वो उसकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से इंक्रीज नहीं होता रिस्क। वो क्यों होता है PCO में इंक्रीज? बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से और हाइपर एंड्रोजिनीमिया की वजह से होता है। ओके, hyperprolactinoma is also increase the risk of the recurrent miscarriage। और अगर यही काज है तो फिर आपने उसको मेंटेन करना है, प्रोलैक्टिन लेवल को नॉर्मल करना है टू इम्प्रूव द प्रेगनेंसी आउटकम। यूटिल फेस डिफेक्ट वाइल ऑफन डिस्कस्ड डेटा रिमेन द इनकॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्क्लूसिव रिगार्डिंग इट्स रोल। इस पर अभी रिसर्च हो रही है, अब फ्यूचर में ही मालूम होगा कि ये एक काज है या नहीं है। ठीक है, बाकी आपने जो इसके एंडोक्राइन फैक्टर्स हैं वो आपने याद रखने हैं कि अगर पेशेंट को पुअर कंट्रोल डायबिटिक है या उसका HbA1c प्रेगनेंसी में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बढ़ा हुआ है या उसको थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं, तो इनमें रिस्क ज़्यादा होता है। PCOS में होता है, हाइपरप्रोलैक्टिनोमा भी इंक्रीज करता है रिस्क। अच्छा, अब कौन सी इम्यून फैक्टर हैं जो इंक्रीज़ करते हैं रिस्क फैक्टर? HLA एलीज में इंक्रीज द रिस्क, और HLA, अब देखें ये आप याद रखें, कभी ये BCQs पे आया तो नहीं है, फिर भी आप याद रखें। आप HLA DRB13 ये प्रोटेक्टिव है और HLA DRB14 ये इंक्रीज करता है रिस्क। साइटोकाइन अगर आप देखें TH1 TH2 साइटोकाइन इज इम्प्लीकेटेड बट लेबोरेटरी वेरिएबिलिटी मार्कर में दिस डिफ़िकल्ट टू यूज़ इन पर, मतलब अब क्योंकि इस पर आपकी लेबोरेटरी की जो अपनी वेरिएबिलिटी होती है, जिसकी वजह से आप क्लिनिकली प्रैक्टिस में यूज़ नहीं कर सकते। हर किसी की अपनी एक रेफरेंस रेंज होती है लेबोरेटरी में। नेचुरल किलर सेल कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि ये रिस्क इंक्रीज़ करते हैं रिकरेंट मिसकैरेज का, और यूट्राइन इंक्रीज डेंसिटी हैज़ बीन नोटेड बट लैक द स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग मीन इट्स दी प्रोग्नोस्टिक वैल्यूज करंटली कन्फर्म। उसको आप छोड़ दें, बाकी आप ये याद रखें HLA और साइटोकाइन और नेचुरल किलर सेल पे अभी रिसर्च हो रही है। ओके, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फेक्शन का बार बार पूछते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन रिकरेंट मिसकैरेज काज करवाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर लूज काज करवाता है। यही BCQ आता है, सीधी सीधी लाइनें वो उठा देते हैं गाइडलाइन की कि सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉसिस का काज क्या है, कौन सी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस है या क्लेमाइडिया दे देते हैं आपको, या टॉर्च दे देते हैं, ठीक है, रूबेला देते हैं या CMV कुछ भी दे देते हैं। तो आपने बैक्टीरियल वेजिनोसिस करना है, दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉसिस एंड प्रीटर्म बर्थ।
अगर किसी पेशेंट को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बैक्टीरियल वेजिनोसिस है ना, तो वो इंक्रीज़ करेगा रिस्क किसका, सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉसेस का और प्रीटर्म बर्थ का। टॉर्च की स्क्रीनिंग रिकमेंड भी नहीं है और ये इंक्रीज़ भी नहीं करती रिकरेंट मिसकैरेज को, तो टॉर्च को आप स्किप करेंगे। अच्छा, क्रोनिक अगर किसी को एंडोमेट्राइटिस है तो उसमें इंक्रीज़ होता है रिस्क रिकरेंट मिसकैरेज का, कितना परसेंट, 10.8%। ओके, नाउ मैल फैक्टर, sperm quality, increased sperm DNA fragmentation is significantly associated with increased risk of the recurrent miscarriage. एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ पे अभी रिसर्च हो रही है, करंटली नॉट सपोर्ट द स्ट्रॉन्ग लिंक, बट स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ द मिसकैरेज। ओके, ये छोटी सी टेबल बनी हुई है, आप देखें इसमें कि सर्वाइकल इंसफिशिएंसी का हमने क्या पढ़ा था कि सेकंड ट्राइमेस्टर लॉस करवाती है और पेनलेस मिसकैरेज होता है इसमें। थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज़ इंक्रीज़ करती हैं रिस्क। यूट्राइन नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं ना, उन पे अभी स्टडी हो रही है, अभी कुछ नहीं कह सकते इसका। स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन भी इंक्रीज़ करते हैं रिस्क, इसकी भी इंक्रीज एसोसिएशन है, ठीक है। अच्छा, अब तक हमने जो पढ़ा गाइडलाइन में, हमने सबसे पहले इसकी कोई की पॉइंट्स पढ़ी। अगर आप गाइडलाइन भी देखें ना तो वो भी इसी तरीके से उसी में भी इसी तरीके से मेंशन है। सबसे पहले की पॉइंट्स हैं, उसके बाद हमने सारे इसके काजेस पढ़े कि रिकरेंट मिसकैरेज के क्या क्या काजेस हैं, हमने डेफिनेशन पढ़ी कि स्पॉडिक क्या है, रिकरेंट क्या है, हमने इसके रिस्क फैक्टर पढ़े। अब हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। ओके, अगर एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड में हमने क्या पढ़ा था, एप्ला पढ़ा था, ठीक है, जो उसका मोस्ट कॉमन काज है। अगर किसी पेशेंट को 10 वीक्स के बाद रिकरेंट मिसकैरेज होते हैं तो उसमें मोस्ट कॉमन काज एप्ला है। तो एक्वायर्ड में आपने करना क्या है, आपने उसकी टेस्टिंग करनी है। सबसे पहले तो आप उसका इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में आपने करना क्या है, आपने उसकी ल्यूपस एंटीकोगुलेंट एंटीबॉडीज़ और एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ बेचनी है, बट प्रियर टू द प्रेगनेंसी, ठीक है। और आपने कैसे बेचनी है, आपने 6 वीक हो गए उसकी प्रेगनेंसी को, फिर आपने उसकी एंटीबॉडीज़ बेच दी, फिर आपने रिपीट कब करवानी है, 12 वीक्स के बाद आपने रिपीट करवानी है। अगर आपकी 2 टेस्ट पॉजिटिव आ जाती हैं तो इट मीन्स कि पेशेंट को एप्ला है। वो टेस्ट आपने कैसे करनी है, र्यूसेल वाइपर विनोम एंड एलाइसा फॉर दी एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़, ठीक है। ओके, ये तो हो गया कि आपने एप्ला को कैसे डायग्नोस करना है। अब आ जाएंगे जो इनहेरिटेड हमने पढ़े थे ना, उनको आपने कैसे करना है डायग्नोस। फैक्टर 5 और प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन और प्रोटीन ए डिफिशिएंसी मे बी ऑफर्ड टू द वुमेन विद अ सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज। ओके, बट इसका कोई एविडेंस नहीं है कि अगर इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियाज में अगर आप ट्रीटमेंट दें तो उससे प्रेगनेंसी आउटकम इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि एप्ला में तो आप अगर ट्रीटमेंट दें तो प्रेगनेंसी आउटकम इम्प्रूव हो सकता है, बट इसमें नहीं हो सकता। साइटोजेनिक एनालिसिस आपने कब करवाना है, थर्ड उसको जब 3 प्रेगनेंसी लॉसेस हो चुके हों तो आपने ऑनवर्ड हर प्रेगनेंसी में इसका साइटोजेनिक एनालिसिस करना है। अगर साइटोजेनिक एनालिसिस में आपको अनबैलेंस्ड स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज़ मिल जाती हैं तो फिर आपने उसकी पेरेंटल ब्लड कैरोटाइपिंग करनी है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रेगनेंसी टिश्यू मिलता ही नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, फिर भी आपने पेरेंटल कैरोटाइपिंग करनी है। तो इट मीन्स कि पेरेंटल कैरोटाइपिंग की आपके पास 2 इंडिकेशन आ गई। एक तो या तो आपको साइटोजेनिक एनालिसिस पे आपको क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ मिलती हैं तब, सेकंड ये कि आपके पास प्रेगनेंसी टिश्यू है ही नहीं, ठीक है, तो उन केसेस में आपने पेरेंटल कैरोटाइपिंग करनी है। अच्छा, जेनेटिक एनालिसिस अगर आप करें ना प्रेगनेंसी टिश्यू का तो उससे आपको 90% डायग्नोसिस मिल जाता है मिसकैरेज का। ये BCQ है कि कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिससे आपको सबसे ज़्यादा हम रूल आउट कर सकते हैं काउस को, तो वो जेनेटिक एनालिसिस ऑफ प्रेगनेंसी टिश्यू है, ठीक है।
Balanced translocation are found in approximately 1.9% of the parent with the recurrent miscarriage. अब आ जाएं आप एनाटॉमिकल जो रिस्क फैक्टर हैं इसके, जिसमें आपके यूट्राइन एनोमलीज आ जाती हैं, कंजेनाइटल सेप्टेड यूट्रस या आपके बाइकोनियट यूट्रस आ जाता है। उसमें आपने करना क्या है, कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, आपने 3D ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करना है, उसकी हाईएस्ट एक्यूरेसी है। अगर वो नहीं है तो फिर आपने MRI करना है। और जो आपकी आ जाती हैं हेशरमैन सिंड्रोम है या इंट्रा यूट्राइन एडिशंस हैं, उनमें फिर आपने सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी करनी है। ओके, एंडोक्राइन में अगर आप डायग्नोज कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि इसको थायराइड फंक्शन है, ठीक है, डिसफंक्शन है, तो फिर आपने उसमें TSH और थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज भेजनी है। थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है रिकरेंट मिसकैरेज के साथ, ठीक है। While the treatment for the euthyroid women with the thyroid peroxidase antibodies is debated, identified them allowed for the close monitoring during the pregnancy. अच्छा, अगर किसी पेशेंट में थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं बट पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है, पेशेंट यूथायराइड है, उसके T3 T4 लेवल नॉर्मल हैं, तो फिर उसमें आपने उसको ट्रीट नहीं करना, आपने सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है उसकी, ठीक है। रूटीनली आप स्क्रीनिंग नहीं करते डायबिटिक की या हाइपरप्रोलेक्टिनोमा की आप नहीं करते। अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं तो फिर आप करेंगे, अदरवाइज आपने रूटीनली नहीं करनी, ठीक है। और रूटीनली आपने इम्यून फैक्टर्स के लिए भी स्क्रीनिंग नहीं करनी, नेचुरल किलर सेल्स या उनके लिए आपने नहीं करने। बाकी जो आपके मेल पार्टनर हैं उनमें आपने स्क्रीनिंग करवानी है स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन की, दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ दी मिसकैरेज। इम्यून की भी आपने रूटीनली नहीं करनी स्क्रीनिंग। इन्फेक्शन की भी आपने रूटीनली स्क्रीनिंग नहीं करनी, ठीक है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस की या आप कहें टॉर्च की तो वैसे ही नहीं करेंगे आप, इनकी आपने नहीं करनी। अच्छा, एविडेंस ये कहता है कि अगर आप बैक्टीरियल वेजिनोसिस को ट्रीट भी कर देना तो फिर भी मिसकैरेज का रिस्क और प्रीटर्म बर्थ का रिस्क कम नहीं होता इससे। तो फिर फ़ायदा ही क्या है कि स्क्रीनिंग करने का? नहीं, जब ट्रीटमेंट देने के बाद भी रिस्क कम नहीं होना तो फिर क्यों करें। ओके, स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन की भी नहीं करनी। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए आपने अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन पे, फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज के ट्रीटमेंट ऑप्शन पे। सबसे पहले तो आपने पेशेंट को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का बताना है कि आपने BMI मेंटेन रखना है, ठीक है, और आपने अल्कोहल लिमिट करना है 10 यूनिट से कम लेगी वो, स्मोकिंग स्टॉप कर देनी है, कैफीन 200 से ज़्यादा नहीं लेनी, और देखा गया है कि अगर पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करती है तो उससे प्रेगनेंसी आउटकम इम्प्रूव होता है और मिसकैरेज का रेट कम हो जाता है। ओके, अब थ्रोम्बोफिलिया में आपने कौन सी ट्रीटमेंट देनी है एप्ला में? जैसे ही PT पॉजिटिव होना तो आपने उसको एस्पिरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन स्टार्ट कर देनी है, PT पॉजिटिव हो अंटिल 34 वीक्स तक। अच्छा, ये बात याद रखें कि एप्ला में आपने देनी है। अगर किसी पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड रिकरेंट मिसकैरेज है ना, तो उसमें आपने एस्पिरिन और हेपरिन स्टार्ट नहीं करनी, वो इम्प्रूव नहीं करेगी प्रेगनेंसी आउटकम को, ठीक है, उल्टा उसको रिस्क और इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया का कहते हैं कि आपने उसको ट्रीट नहीं करना क्योंकि इसको ट्रीट करने के बाद भी प्रेगनेंसी आउटकम आपका इम्प्रूव नहीं होना। ओके, बट अगर पेशेंट को थ्रोम्बोसिस है, प्रीवियस हिस्ट्री है, ठीक है, तो उसके लिए आप उसको थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं।
मतलब मिसकैरेज को प्रिवेंट करने के लिए नहीं, बल्कि उसको थ्रोम्बोसिस के लिए आप थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं। ओके। क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, उसमें आपने करना क्या है, आपने पेशेंट को सबसे पहले तो आपने नेचुरल कंसेप्शन के लिए उसको काउंसिल करना, ऑप्शन इंक्लूडिंग द प्रोसीडिंग विद द नेचुरल कंसेप्शन, आपने उसको ऑप्शन देने हैं कि आप नेचुरली भी कंसीव कर सकती हैं या आप गैमेट डोनेशन कर सकती हैं, ठीक है, उससे भी आप कंसीव कर सकती हैं, या एक और मेथड है कि या आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के थ्रू कंसीव करें, और जब आप करेंगी तो हम एक टेस्ट करेंगे, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट या कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ आपके बच्चे में है या नहीं है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आप दे सकते हैं उन पेशेंट्स को जिनमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं। ओके। अच्छा, अब जो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग है ना, क्योंकि ये हाई कॉस्ट है इसकी और उसके पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स भी हैं, तो आप उन कपल्स में नहीं करवाते जिनमें अनएक्सप्लेन्ड मिसकैरेज की हिस्ट्री हो, या आप स्क्रीनिंग फॉर द एनोप्लॉइडी के लिए भी नहीं करते इसको। ठीक है, तो फिर आपने करना कब है, जब कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज़ हो, उसमें आपने करनी है। कंजेनाइटल यूट्राइन एनॉमलीज, अगर यूट्राइन सेप्टम है तो उसे आप रिसेक्शन कर दें, उससे मिसकैरेज का रेट इम्प्रूव हो सकता है, बट इस पर भी यही है कि अभी रिसर्च हो रही है, बट आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में ऑप्शन आता है तो फिर आप यही करेंगे कि आप रिसेक्शन करेंगे। बाकी जो अदर यूट्राइन एनॉमलीज हैं जैसे कि बाइकोनियट यूट्रस, उसमें फिर आपने सर्जिकल इंटरवेंशन या कोई सर्जरी नहीं करनी, उसकी सर्जरी करने से भी मिसकैरेज का रेट इम्प्रूव नहीं होता। ठीक है, जो अक्वायर्ड यूट्राइन एनॉमलीज हैं, फाइब्रॉयड है या पोलिप है, इसका यह है कि अगर आप उसकी सर्जरी भी कर देना तो उससे रिकरेंट मिसकैरेज का रेट इम्प्रूव नहीं होता, इस पर कोई एविडेंस नहीं है। ओके। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी का हम नाइस गाइडलाइन से करेंगे, और उसकी जो सर्वाइकल सर्कुलाज की है उसमें भी अच्छा सा मेंशन है उसका, तो वो जब हम करेंगे तब ही मैं आपको ये पूरा करवाऊंगी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी का। उसमें यही है कि आपने उसके सीरियल अल्ट्रासाउंड करने हैं, और जब भी आपको लेंथ कम मिले तो आप अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कुलाज उसको लगा सकते हैं, या तो फिर आप उसको वजाइनल प्रोजेस्टेरोन भी दे सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम दी 16 वीक्स टू 34 वीक्स तक। हाँ ठीक है, ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे नाइस गाइडलाइन से। ठीक है, अच्छा, एंडोक्राइन जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब ये ना, ये भी BCQ हैं आपके। थायराइड सप्लीमेंट आपने कब देनी है, नॉट रिकमेंड फॉर द यू थायराइड वुमेन। अगर थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं बट T3 T4 नॉर्मल है तो इन केसेस में आपने थायरोक्सिन इसको नहीं देनी। ठीक है, आप कंसीडर कर सकते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें मॉडरेट सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है, सब क्लिनिकल का मकसद क्या है कि मतलब TSH तो उसका ज़्यादा है बट T3 T4 नॉर्मल है। TSH कितना ज़्यादा होना चाहिए, 4 से अगर ज़्यादा होना और T3 T4 नॉर्मल हो तो उसे आप कहेंगे मॉडरेट सब क्लिनिकल, तो उसमें आप ट्रीटमेंट कंसीडर कर सकते हैं, आप उसको लीवोथायरोक्सिन दे सकते हैं। बाकी जो माइल्ड सब क्लिनिकल है ना, जैसे कि जिसका TSH 2.5 से 4.0 तक होना, तो उनमें आपने ट्रीटमेंट नहीं देनी। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट आपने कब देनी है, जब पेशेंट को रिकरेंट मिसकैरेज की हिस्ट्री हो, और अब ये आपके पास पेशेंट आई हो ब्लीडिंग के साथ, तो आपने उसको 400 माइक्रो आयोनाइज्ड वजाइनल प्रोजेस्टेरोन दे देनी है ट्वाइस ए डेली अंटिल 10 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन। ओके, और अगर पेशेंट असिम्टोमेटिक है बट उसको प्रीवियस अनएक्सप्लेन्ड रिकरेंट मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो उसमें आप देंगे बट विद कॉशन। ठीक है, रूटीनली देखा गया है कि अगर इन पेशेंट्स में आप दें तो फिर इससे प्रेगनेंसी आउटकम इम्प्रूव नहीं होता, जिनमें अनएक्सप्लेन्ड मिसकैरेज हो और अभी कोई पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है करंट प्रेगनेंसी में,
तो अगर आप उनको प्रोजेस्टेरोन दें तो उससे प्रेगनेंसी आउटकम इम्प्रूव नहीं होता, बट आप दे सकते हैं विद कॉशन। ओके, इम्यूनोथेरापी, इम्यून फैक्टर्स में आपने इम्यूनोथेरापी रिकमेंड नहीं है, उससे प्रेगनेंसी आउटकम इम्प्रूव नहीं होता। और मेल फैक्टर में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, जिससे प्रेगनेंसी आउटकम इम्प्रूव हो। अनएक्सप्लेन्ड मिसकैरेज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एंडोमेट्रियल स्कैरेज की वजह से भी हो सकता है। रिकमेंडेशन एंडोमेट्रियल स्कैरेज अगर आप करें तो उससे इसका प्रेगनेंसी आउटकम इम्प्रूव नहीं होता, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड रिकरेंट मिसकैरेज में अगर आप एंडोमेट्रियल स्कैरेज या उसकी इंजरी करें ना, तो उससे प्रेगनेंसी आउटकम इम्प्रूव नहीं होता। और अनएक्सप्लेन्ड में आपने फिर करना क्या है, आपने उसको नेचुरली कंसीव करने के लिए काउंसिल करना है फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। अगर नहीं होता तो फिर आपने IVF का उसको ऑप्शन देना है, ठीक। आपने पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है, सपोर्टिव केयर होनी चाहिए। और अगर सिर्फ सपोर्टिव केयर भी होना तो उससे भी फ्यूचर प्रेगनेंसी आउटकम कितना इम्प्रूव होता है? 75%। ओके। और अगर उसको सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो रहे हैं, एक मिसकैरेज हुआ तो फिर दूसरा आपने दूसरे में उसको क्या काउंसिल करना है? आपने उसको सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आपने उसके पार्टनर को काउंसिल करना है और आपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी उसको मॉनिटर करना है, ओके। और 3 प्रेगनेंसी के बाद अगर 3 प्रेगनेंसी लॉस हो जाते हैं देन आपने प्रेगनेंसी टिश्यू भेजना है फॉर साइटोजेनिक एनालिसिस के लिए। और आपने उसके स्कैन्स करने हैं एवरी 2 वीक, जैसे उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होती है ना, क्योंकि ये पेशेंट हाई रिस्क होते हैं, तो फिर आपने इसके फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करनी होती है इन पेशेंट्स की जिनमें सब्सिक्वेंट मिसकैरेज होती हैं, 3 हो गए या 3 से ज़्यादा हो गए, तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है एवरी 2 वीक्स, ओके। ये आपकी हो गई पूरी गाइडलाइन। अब ये गाइडलाइन करने के बाद आपने अब कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसकी एक शॉर्ट समरी भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। शॉर्ट समरी आपके रिवीजन पर्पस के लिए है, यू कैन रीड इट, ये मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप में। इससे ये है कि अगर आपने पूरी गाइडलाइन पढ़ी है ना, तो इससे आपकी रैपिड रिवीजन हो जाएगी, ओके। Okay, so that's all.